नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे आज दिन भर की बड़ी खबरों की। लोकसभा चुनाव के खत्म होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने खोला जीत का खाता। जी हां, लोकसभा चुनाव में सूरत की सीट पहली इस चुनाव में निर्विरोध सीट बन गई है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। इसी के साथ बात होगी दूसरे चरण के धुआंधार प्रचार में। आखिर प्रधानमंत्री ने क्या लगाए हैं आरोप कांग्रेस पर, और प्रधानमंत्री मोदी को क्यों याद आया पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि देश के मुसलमानों का देश के संसाधनों पर पहला हक है। दिखाएंगे आपको किस तरह के आरोप प्रत्यारोप इस बयान के बाद से जारी हैं इस पूरे चुनाव प्रचार में। साथ ही बात होगी बंगाल सरकार को हाईकोर्ट से, यानी कि कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है शिक्षा भर्ती घोटाले में। हाईकोर्ट ने आखिर क्या कहा है कि एक बड़ा असर देखा जाएगा बंगाल की सामाजिक व्यवस्था पर भी उस पूरे फैसले का। साथ ही साथ होगी चर्चा कर्नाटक में बिगड़ती कानून व्यवस्था की। नेहा हत्याकांड ने कई बड़े सवाल उठाए हैं कर्नाटक की कानून व्यवस्था पर। साथ ही साथ महिला सुरक्षा को लेकर भी बड़े सवाल उठते हैं, इस पर भी होगी राजनीतिक पार्टियों से चर्चा। विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ेंगे, बताएंगे क्या है अभी तक का अपडेट। लेकिन इन सबसे पहले आइए शुरुआत करेंगे अभी तक की बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के अलीगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। कहा, परिवारवाद की फैक्ट्री पर लगा दो अलीगढ़ का ताला। पीएम ने कांग्रेस के संकल्प पत्र पर फिर बोला हमला। कहा, माताओं बहनों के मंगलसूत्र को भी छीनकर बांटने की नीति बनाने की राह पर है कांग्रेस। लोकसभा के दूसरे और बाकी के चरणों के लिए बीजेपी दिग्गजों का प्रचार जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के कांकेर में की जनसभा, तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में चुनावी रैलियों को किया संबोधित। वहीं चुनाव परिणाम से पहले खुला भाजपा का खाता। सूरत में भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल निर्विरोध जीते। विपक्षी दलों ने अपने चुनावी प्रचार को दी धार। शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम में, महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग में प्रचार कर लोगों से मांगा समर्थन। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने एक और सूची जारी कर कन्नौज की सीट से तेज प्रताप को बनाया उम्मीदवार। तो दिल्ली में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में कलह। कार्यकर्ताओं ने कन्हैया और उदित राज को बताया बाहरी प्रत्याशी। कर्नाटक में चरमराई कानून व्यवस्था पर बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन। मृतका नेहा हिरेमठ ने के पिता और कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमठ ने अपने ही सरकार की कार्यशैली पर उठाए सवाल। कर्नाटक के बेलगावी में एक हिंदू महिला को ब्लैकमेल करके धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करने का मामला आया सामने। ममता सरकार को बड़ा झटका। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 23,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती को किया रद्द। सभी शिक्षकों को वेतन वापस करने का निर्देश। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मांगा इस्तीफा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से झटका। वीडियो कॉल पर डॉक्टर से परामर्श की नहीं मिली इजाजत। कोर्ट ने कहा, अगर जेल में विशेष मेडिकल परामर्श की जरूरत होती है तो तिहाड़ जेल अधिकारी एम्स के डॉक्टरों का एक मेडिकल बोर्ड कर सकते हैं गठित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियाचिन ग्लेशियर के कुमार पोस्ट पर तैनात सशस्त्र बल के जवानों से की मुलाकात। सैनिकों का हौसला बढ़ाया। कहा, दिवाली का पहला दिया, होली का पहला रंग भारत के रक्षकों के नाम होना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में प्रदान किए पद्म पुरस्कार। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू तथा भरतनाट्यम नृत्यांगना डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और गायिका उषा उत्तुप को पद्म भूषण से सम्मानित। बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत प्रदान किया गया पद्म विभूषण। और भारत के डी गुकेश ने जीता कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट। 17 वर्षीय गुकेश इस टूर्नामेंट को जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी। अब विश्व खिताब के लिए मौजूदा विश्व चैंपियन डिंग लेरेन को देंगे चुनौती। पीएम मोदी ने दी बधाई। कहा, कैंडिडेट का खिताब जीतने पर भारत को गर्व। और आइए खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चुनावी रैली की।
उन्होंने कहा कि INDIA गठबंधन वाले निराशा में डूबे हैं। सत्ता और परिवार के लालच में वो देश का भविष्य नहीं देख पा रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति पर नजर गड़ाए हुए है। वो FD, मकान और यहां तक कि माताओं बहनों के मंगलसूत्र को भी छीन कर बांटने की नीति बनाने की राह पर है। कांग्रेस के लोग कहेंगे कि आपके पास गांव में एक घर तो पहले से ही है। ये माओवादी सोच है, ये कम्युनिस्टों की सोच है। ऐसा करके कितने ही देशों को वो पहले बर्बाद कर चुके हैं। अब यही नीति ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस भारत में लागू करना चाहती है। आपकी मेहनत की कमाई, आपकी संपत्ति पर कांग्रेस अपना पंजा मारना चाहती है। आपका स्त्री धन लूटना चाहती है। माताओं बहनों का मंगलसूत्र अब सलामत नहीं रहेगा, ये कांग्रेस ने कहा है। इन परिवारवादी लोगों ने देश के लोगों को लूटकर अपना इतना साम्राज्य बना लिया है। आज तक इन्होंने अपनी अकूट संपत्ति से देश के किसी गरीब को कुछ नहीं दिया। अब इनकी नजर देश के लोगों की संपत्ति पर पड़ गई है। साथियों, जनता के धन को लूटना, देश की संपत्ति को लूटने कांग्रेस अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझती है। दो शहजादों के परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति पर ताला लगाने के लिए प्रधानमंत्री ने अलीगढ़ की जनता का धन्यवाद दिया। उन्होंने समाजवादी सरकार में दंगे, हत्या और गैंगवॉर को ट्रेडमार्क बताया। वहीं उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर उठकर विकास कार्य करने की उपलब्धियां गिनाई। कांग्रेस, सपा जैसी पार्टियों ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं किया। और जब मैं पसमानदा मुसलमानों की मुसीबत की चर्चा करता हूं तो इनके बाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये ऊपर के लोगों ने मलाई खाई है और ये पसमानदा मुसलमानों को भी उसी हालत में जीने के लिए इन लोगों ने मजबूर कर दिया है। साथियों, इसी क्षेत्र में 3 तलाक से पीड़ित कितनी ही बेटियों का जीवन तबाह हो गया था। और सिर्फ बेटियों का नहीं, और 3 तलाक के कारण मुसीबत में आई उस बेटी, उसके पिता, भाई, परिवार सब परेशान हो जाते थे। तो एक तरफ पहले चरण का मतदान हो चुका है, तो वहीं दूसरे चरण के लिए प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। बीजेपी समेत एनडीए के शामिल दलों ने, दिग्गज नेताओं ने देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार में जुटे हैं, तो वहीं पार्टी प्रवक्ता और नेता अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष पर हमलावर हैं। जैसे जैसे दूसरे चरण के मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सभी दलों की ओर से चुनाव प्रचार लगातार तेज होता जा रहा है। तमाम राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार को धार दी। कांकेर में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और आने वाले 25 वर्षों का एजेंडा भी है। वहीं कांग्रेस की 4 पीढ़ियों ने देश पर शासन किया, लेकिन उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए कुछ भी नहीं किया। उधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी छत्तीसगढ़ में पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि सत्ता में इतने साल रहने के बावजूद कांग्रेस ने देश में सिर्फ एक ही परिवार
और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के मुकाम पर पहुंचा दिया। मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री है जिनके पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और 25 साल का एजेंडा भी है। मैं राहुल बाबा को पूछना चाहता हूं, 4 पीढ़ी ने शासन किया, राहुल बाबा 4 पीढ़ी ने, मुझे बताओ मेरे छत्तीसगढ़ के गरीबों के लिए क्या किया? तरफ तो मोदी जी के नेतृत्व में विकास ही विकास है और दूसरी ओर इंडिया अलायंस, ये घमंडिया अलायंस, ये 2 बातों का अलायंस है। एक, परिवारवाद बचाओ, दूसरा, भ्रष्टाचारियों को बचाओ। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कई जगहों पर जाकर प्रचार किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार एक ओर अयोध्या धाम में श्री राम लला के दर्शन भी करवा रही है, तो दूसरी ओर माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है भी करवा रही है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी प्रदेश में चुनावी अभियान के दौरान कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि प्रदेश की सभी सीटों पर भाजपा बड़े मार्जिन से जीत रही है। देखो, अयोध्या में रामलला का भी दर्शन करवा रहे हैं, तो माफिया और अपराधी का राम नाम सत्य है भी करवा रहे हैं। दोनों काम एक साथ चल रहा है और ये जो अद्भुत संजोग है इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी संस्कृति, अपने विचार के लिए काम करती है, अंत्योदय के लिए काम करती है। हमारे जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है हम उसके लिए काम करते हैं। भाजपा के शीर्ष नेताओं ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भाजपा प्रत्याशियों के लिए जगह जगह जाकर वोट देने की अपील की। इसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी एनडीए प्रत्याशियों के लिए रोड शो और चुनावी रैलियां की। वहीं तमिलनाडु के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने दक्षिण बेंगलुरु संसदीय क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या के लिए चुनाव प्रचार किया। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो एक तरफ एनडीए गठबंधन है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल भी दूसरे और अन्य चरणों के लिए अपने प्रचार को और धार दे रहे हैं। और इसी धार देने में कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने तिरुवनंतपुरम में प्रधानमंत्री के बयान पर सवाल उठाए, तो वहीं जम्मू कश्मीर में पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि ये लोकसभा चुनाव जम्मू कश्मीर की आवाज को संसद तक पहुंचाने की लड़ाई है। लोकसभा चुनाव के दूसरे और अन्य चरणों का प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। इसके साथ साथ ही राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार शशि थरूर ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। चुनाव प्रचार के दौरान शशि थरूर अपने समर्थकों के साथ नृत्य करते भी नजर आए। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि लोग बदलाव चाहते हैं, लोग गरीबों की सरकार चाहते हैं, लोग रोजगार चाहते हैं। लोग चाह रहे हैं कि बदलाव, लोग चाह रहे हैं कि गरीबों की राह जाए, लोग चाह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट मिले, लोग चाह रहे हैं कि जो कीमतें बढ़ी है वो घटी। तो ये सब जनता का है, जनता जो चाह रही है वो हो रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि चुनाव पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये जम्मू कश्मीर के लिए संसद में आवाज उठाने की लड़ाई है। तो वहीं शोपियां में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। वहीं विभिन्न धर्मों के बीच तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी डीपीएपी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने श्रीनगर लोकसभा सीट से अपनी पार्टी के उम्मीदवार की जीत का भरोसा जताया। ये पीडीपी और एनसी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है जम्मू कश्मीर के जो इस वक्त मुश्किलात है, मामलात है, जो घुटन है, जो हमारी जमीन, हमारी नौकरियों, हमारी बिजली, हर चीज पे कब्जा किया जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाने की बात है पार्लियामेंट में। मौजूदा जो हालात है, जो फिरकापरस्ती ताकत है, जो यहाँ पे लोगों को लड़वाने की बात कर रहे हैं, अफसोस होता है मुझे
कि यहाँ ऐसी ऐसी तकरीरें होती हैं हो रही हैं बाकी मुल्क में, जिससे कि मजहब के बीच में एक तनाव और एक झगड़ा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। मैंने 2 साल पहले ही उसको चुना था कि शहर में अच्छा पढ़ा लिखा और अच्छे घर का, अच्छी बोलचाल जैसे हमारी इनकी बोलचाल है, सलीम परे साहब की वेल बिहेव्ड है, उसको किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि श्रीनगर शहर के लोग उसे पसंद करें। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। इसमें अखिलेश यादव ने कन्नौज से अपने परिवार के सदस्य तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है, जबकि बलिया से सनातन पांडे को मैदान में उतारा है। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति ने आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 38 उम्मीदवारों की नई सूची जारी की है। आंध्र प्रदेश विधानसभा के लिए 13 मई को वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस ने इससे पहले विधानसभा चुनाव के लिए 9 अप्रैल को 12 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। आंध्र प्रदेश में कुल 175 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे। दिल्ली में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में कलह पार्टी को सता रही है। दिल्ली की उत्तर पश्चिमी लोकसभा सीट से पार्टी ने उदित राज और उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से कन्हैया कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन कांग्रेस का एक धड़ा उदित राज और कन्हैया कुमार को टिकट देने से नाराज हो गया है। सोमवार को कांग्रेस दफ्तर पर असंतुष्टों ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस दफ्तर के नीचे पार्टी प्रत्याशी उदित राज और कन्हैया कुमार के खिलाफ नारेबाजी की गई। बीजू जनता दल ने ओडिशा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 7वीं सूची की घोषणा की है, तो वहीं शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने बताया कि हरसिमरत कौर बादल भटिंडा से, मोहिंदर सिंह केपी जालंधर, रणजीत सिंह ढिल्लों लुधियाना, सोहन सिंह ठंडल होशियारपुर से चुनाव लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून को आने हैं, लेकिन इससे पहले ही भाजपा ने एक सीट जीत ली है। वोटिंग से पहले ही इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। सूरत में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का नामांकन चुनाव आयोग ने कमियों की वजह से रद्द कर दिया था। इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार का फॉर्म रद्द होने के बाद कुल 9 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से निर्दलीय समेत 7 उम्मीदवारों ने अपना फॉर्म वापस ले लिया, जिसके बाद भाजपा उम्मीदवार मुकेश दलाल ने निर्विरोध जीत दर्ज की। इस बीच मुकेश दलाल ने निर्विरोध चुने जाने के बाद अपना विजयी प्रमाण पत्र प्राप्त किया। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 में सूरत देश की पहली निर्विरोध सीट बन गई है। सूरत लोकसभा में आज मुझे निर्विवादित विजय घोषित किया गया है, तो गुजरात में और देश में पहला कमल खिला है। आज मुझे जो निर्विवादित विजय घोषित किया गया है वो इंडिकेट कर रहा है तो पूरे भारत देश में मोदी साहब ने जो 400 पार का लक्ष्यांक रखा है वो दिशा में पहला कदम है। और लोकसभा चुनाव के बीच बढ़ी गर्मी ने मतदाताओं और पोलिंग कर्मियों के लिए चिंता पैदा कर दी है। देश के कई इलाकों में तापमान 40 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच चल रहा है। ऐसे में मतदाताओं की सुरक्षा के मद्देनजर चुनाव आयोग ने मौसम विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर लू से होने वाले खतरे को कम करने के उपायों पर चर्चा की। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश में सियासी पारा चढ़ने के साथ साथ गर्मी भी बढ़ती जा रही है। देश के कई राज्यों में गर्मी और लू का प्रकोप देखा जा रहा है। कई ऐसे शहर हैं जहां आने वाले समय में मतदान भी होने हैं। कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान और लू चलने के पूर्वानुमान के बाद चुनाव आयोग ने मौसम विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में लोकसभा चुनाव के दौरान लू से होने वाले खतरे को कम करने के उपायों पर चर्चा की गई। बैठक में भारतीय मौसम विभाग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी शामिल हुए। भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक ने कहा कि विभाग जनता के साथ ही राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर चुनाव आयोग को भी मौसम का पूर्वानुमान जारी कर रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ लगातार टच में है और हम सीजनल फोरकास्ट से शुरू करते हुए मंथली फोरकास्ट, वीक वाइज फोरकास्ट और एवरीडे फोरकास्ट हम इशू कर रहे हैं। पब्लिक तो इशू हो रहा है, इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी ये इशू हो रहा है नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर भी। देखिए, ये तो फेज वाइज इलेक्शन सभी जगह चल रहे हैं। हम फेज वाइज कहाँ कहाँ इलेक्शन ड्यू है सभी जगह के लिए हम पूर्वानुमान जारी कर रहे हैं।
देश में 7 चरणों में होने वाले मतदान में अभी 6 चरण बाकी है। गौरतलब है कि कुछ समय पहले ही IMD ने अप्रैल से जून के बीच गर्मी के एक मौसमी आउटलुक जारी किया था, जिसमें बताया गया था कि देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिकतम तापमान रहने की संभावना है। विशेष रूप से मध्य भारत और पश्चिमी प्रायद्वीप भारत में इसकी उच्च संभावना है। चुनाव आयोग मतदाताओं, राजनीतिक दलों और चुनाव ड्यूटी में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए चुनाव में उपयुक्त वातावरण बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। ऐसे में चुनाव आयोग की कोशिश है कि लोग लोकसभा चुनाव के दौरान भीषण गर्मी होने के बावजूद मतदान के लिए बाहर निकलें और गर्मी से सुरक्षित भी रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो मौसम को देखते हुए चुनाव आयोग अपनी चिंताओं को लेकर मौसम विभाग तक भी पहुंचा। वहीं देश के पूर्वी क्षेत्रों में अगले 5 दिन तक भीषण गर्मी के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि अगले 5 दिन के दौरान गांगेय पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों में लू चलेगी और आज ओडिशा में आज और कल भीषण गर्मी पड़ेगी। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में भी अगले 5 दिन के दौरान कई स्थानों पर लू चलने के आसार हैं। वहीं झारखंड में 25 अप्रैल को तेज गर्मी होगी। इन क्षेत्रों में बीते कल अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से लेकर 46 डिग्री सेल्सियस तक रहा। पूर्वोत्तर भारत के लिए 24 अप्रैल तक आंधी तूफान के साथ भारी बारिश होने की आशंका है। असम, मेघालय, नागालैंड और मणिपुर में अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। फिलहाल बिहार, झारखंड और ओडिशा के अलावा उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम तटीय क्षेत्रों के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर चल रहा है। उधर मैदानी इलाकों में उच्चतम तापमान सबसे अधिक झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर तापमान में 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी की आशंका है। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लौटेंगे और बात होगी कर्नाटक की कानून व्यवस्था पर। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। आज हमारी किसान सम्मान निधि सीधे हमारे बैंक खाते में आती है। अब हमारा हक कोई नहीं मार सकता। नहीं तो पहले फसल बिचौलिए कौड़ियों के भाव ले जाते थे, लेकिन अब बीज से बाजार तक साथ खड़े हैं मोदी जी। बड़ा फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, सबसे ज्यादा फसलों पर MSP, हर खेत को पानी, नैनो यूरिया, अब ड्रोन की भी तैयारी। लेकिन फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। किसान कल्याण की गारंटी मोदी जी की और उन्हें जिताना ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाए, जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें LPG सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने, क्योंकि RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।
आधे बाउल दही में 4 चम्मच MDH चटनी पुदीना मसाला डाला, स्टर करो, पुदीना चटनी तैयार। MDH चटनी पुदीना मसाला। कर्नाटक सरकार इन दिनों राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर कटघरे में है। हुबली के एक कॉलेज परिसर में कर्नाटक कांग्रेस के पार्षद की बेटी की हत्या के बाद राज्य में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्षद को अपनी ही सरकार और कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। मामला तूल पकड़ते देख कर्नाटक सरकार ने हुबली के नेहा मर्डर केस की जांच CID को सौंपने का फैसला किया है। साथ ही एक स्पेशल कोर्ट का गठन भी किया जाएगा। वहीं एक धर्म परिवर्तन का मामला सामने आने से लोग सकते में हैं। कर्नाटक में कानून व्यवस्था ध्वस्त, बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक के हुबली में एक कॉलेज परिसर में कर्नाटक कांग्रेस के पार्षद की बेटी की हत्या के बाद राज्य में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कई जिलों में विरोध प्रदर्शन किया। कर्नाटक में कानून व्यवस्था चरमराई। कर्नाटक के हुबली के कॉलेज परिसर में हुई नेहा की हत्या पर हुबली धारवाड़ नगर निगम के कांग्रेस पार्षद और नेहा के पिता निरंजन हिरमेत को अपनी ही पार्टी की सरकार पर भरोसा नहीं रहा और पूरे मामले में CBI जांच की मांग की। ये जो षड्यंत्र कर रहे हैं 8 लोगों का इन्वॉल्वमेंट, मेरे को खुला नाम भी दिया मैंने, एक आदमी को भी सिंगल नहीं पकड़ा। मेरा केस उसको उल्टा करने का देख रहे हैं, तो इसके लिए मैं चाहता हूँ या आपसे नहीं होता है तो CBI को दो। मैं किसको मांग करना? आज देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, फिर यहाँ काम नहीं हुआ तो ऊपर तो पूछना है ना मैंने। कर्नाटक सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा है कि कांग्रेस के लोगों को ही प्रदेश में इंसाफ नहीं मिल रहा, लेकिन कांग्रेस सरकार बचाव की मुद्रा में है। ये ऐसी वारदात थी कि किसी भी आम नागरिक का दिल दहला दे। पूरा देश एकजुट हो गया। नेहा के पिताजी स्वयं कह रहे हैं कि मुझे कर्नाटका में जो तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस सरकार है इस पे भरोसा नहीं है। We don't mind, let them hand over, let them do whatever they want. They are not eligible. Karnataka government will deal it with its own way. There is no question of it. कर्नाटक में इन दिनों कानून व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है। बीते दिनों प्रपोजल ठुकरा देने पर BVB कॉलेज कैंपस में कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरमेत की बेटी नेहा की फयाज नामक उसके पूर्व क्लासमेट ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। छात्रा की हत्या के बाद हर वर्ग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। ये मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। बेलगावी में एक शादीशुदा हिंदू महिला की निजी तस्वीरों का इस्तेमाल कर ब्लैकमेल करके इस्लाम धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करने और बलात्कार का मामला सामने आया है। पेशे से व्यापारी आरोपी की पत्नी भी अपने पति के गुनाह में शामिल है। आदरे नानेनंदे ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ನಂತರ जब मैं एक किराना दुकान पर काम कर रही थी तो वो मेरा पीछा करता था। वो मिलनसार था। फिर उसने मुझे अपनी पत्नी से मिलवाया और बाद में वो मुझसे अपने साथ चलने के लिए कहने लगा। उसकी पत्नी ने भी इसमें मदद की और उसने रफ़ीक को मुझसे बात करने और उसके साथ बाहर जाने और ज़बरदस्ती संबंध बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। मुझे अज्ञात स्थान पर हिरासत में लिया गया और नमाज पढ़ने के लिए कहा गया। उन्होंने मेरा मंगलसूत्र उतरवा दिया और बिंदी पहनना भी बंद करने को कहा। फिर उसने मेरी अंतरंग तस्वीरें ले ली जिनका इस्तेमाल वो ब्लैकमेल करने के लिए करता था और मांग करता था कि मैं धर्म परिवर्तन कर उनकी तरह रहने लगूं। हालांकि बेलगावी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन पूरे मामले में बलात्कार के आरोप की पुष्टि नहीं कर रही है। एक के बाद एक संगीन वारदातों के बाद कर्नाटक सरकार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कटघरे में है। आयशा खानम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज। और कर्नाटक के हुबली में नेहा हत्याकांड ने जहां एक तरफ कर्नाटक में कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए हैं, वहीं उन तमाम और मामलों को याद दिला दिया जो अतीत में रहे हैं। आइए एक बार आपको बताते हैं कि पिछले कुछ समय में
किस तरह की घटनाएं हुई हैं जिन्होंने कर्नाटक के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। गदग जिले में नगरपालिका उपाध्यक्ष के घर में घुसकर 4 लोगों की चाकू से गला रेत कर बेरहमी से हत्या की गई। ये एक मामला रहा। इसी के साथ साथ सिलसिलेवार तरीके से कई ऐसे मामले हुए जो किसी एक जिले तक सीमित नहीं थे। कर्नाटक के अलग अलग जिलों में 2023 में बेलगावी में ही एक महिला को नग्न घुमाने का मामला भी सामने आया था। और इन तमाम मामलों के लेकर लोगों में एक आक्रोश, एक रोष है। हिंदू जनजागृति समिति का भी एक दावा है। उनका कहना है कि धर्म परिवर्तन की लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं और नेहा हत्याकांड को भी जिस लिहाज से देखा जा रहा है उसमें एक तरफ कानून व्यवस्था है तो वहीं दूसरी तरफ धर्मांतरण से जुड़ी हुई, चाहे वो लव जिहाद का एक जो शब्द है उसे लेकर भी नेहा के ही पिता ने कई सवाल उठाए हैं। उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। ऐसे ही अन्य घटनाओं में कर्नाटक में ही 30,000 लड़कियों का धर्म परिवर्तन किया गया है। ये भी एक दावा है हिंदू जागृति मंच का। वहीं 11 जनवरी को हावेरी जिले में एक मुस्लिम महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था। तो ये तमाम वो मामले हैं जो सवाल खड़ा करते हैं बिगड़ती चरमराती कानून व्यवस्था पर। कन्नड़ जिले में 4 अप्रैल 2024 यानी कि अब से मात्र 20 दिन पहले की यह घटना कही जा सकती है। कॉलेज जा रही 3 छात्राओं पर एसिड फेंकने की यह घटना है और इस घटना में तीनों ही छात्राएं बुरी तरह झुलस गईं, जिसमें एक का इलाज अभी भी जारी है और वो गंभीर रूप से घायल है। 1 मार्च को वहीं बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में बम विस्फोट हुआ था। उस बम विस्फोट को भी इसी तरह से देखा जा रहा है कि आखिर क्या वजह है कि एजेंसियों की नज़र नहीं रही और इस कैफे में भी 9 लोग घायल हुए थे। तो ये वो सारी घटनाएं हैं जो लगातार कई तरह के सवाल उठा रही हैं। तो इन्हीं के साथ साथ आइए एक नज़र इस पे भी डालते हैं कि कैसे अवैध तरीके से धर्मांतरण या लव जिहाद को लेकर कानून ने अपने दायरे को बढ़ाया है, क्योंकि इस तरह की समस्याएं, तमाम ऐसी शिकायतें आ रही थी लगातार कर्नाटक में भी। और ये सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं है। अभी तक अवैध तरीके से धर्मांतरण या फिर लव जिहाद के खिलाफ कई राज्यों में कानून बने हैं, उसमें कर्नाटक भी शामिल है। कर्नाटक के साथ साथ उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड में धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया गया है। तो यानी कि पिछले कुछ समय से जो तमाम मसले आ रहे थे, पहचान छिपाने को धोखेबाज साधनों की परिभाषा में शामिल किया गया है। तो इसमें तमाम एक तरह से उन हरकतों को शामिल किया गया है जिन्हें ये माना गया है कि धर्मांतरण के तहत वो अपराध के दायरे में आएंगे। कानून के तहत अपनी धार्मिक पहचान छुपाकर महिला से बनाए संबंध अब अपराध कहलाएगा इस कानून के तहत। और इस कानून के तहत ही यौन संबंध बनाने के लिए अपनी धार्मिक पहचान छुपाने वाले व्यक्ति को भी कानून के दायरे में लाया गया है, क्योंकि कई ऐसे मसले सामने आए जिसमें हिंदू लड़कियों को, अगर हम कहें मुसलमान लड़कों ने अपनी पहचान को छुपाते हुए जिस तरह से वो मामला आगे बढ़ा और एक अपराध की श्रेणी में गया, तो इसलिए ये तमाम उसमें प्रावधान किए गए हैं। जो सभी राज्यों में जो कानून बनाया गया है उसमें ये शामिल है। यौन संबंध बनाने के लिए अपनी धार्मिक पहचान छुपाना अब अपराध है और अपराध के साथ साथ इसमें सजा का प्रावधान भी किया गया है और सजा का प्रावधान 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो ये वो सख्त कानून है जो एक तरह से अवैध रूप से धर्मांतरण करने के खिलाफ, लव जिहाद के खिलाफ है। लेकिन साथ ही साथ हालिया जो घटना है, जो नेहा हत्याकांड घटना है, ये कर्नाटक में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है। इन तमाम सवालों के साथ ही चर्चा करेंगे हम राजनीतिक दलों से और विशेषज्ञ से भी, जो सीधे हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जुड़े रहिए हमारे साथ जीटी न्यूज में। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आज हमारी किसान सम्मान निधि सीधे हमारे बैंक खाते में आती है। अब हमारा हक कोई नहीं मार सकता। नहीं तो पहले फसल बिचौलिए कौड़ियों के भाव ले जाते थे, लेकिन अब बीज से बाजार तक साथ खड़े हैं मोदी जी। बड़ा फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, सबसे ज्यादा फसलों पर एमएसपी, हर खेत को पानी, नैनो यूरिया, अब ड्रोन की भी तैयारी। लेकिन फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। किसान कल्याण की गारंटी मोदी जी की और उन्हें जिताना ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो।
स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पताका चाय, गजब का स्वाद। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। वेट हाँ ले फोटो। अपनी ही है, अपने ने ही बनाई और अपने ही वोटों से बनी है वंदे भारत। हाँ यार, किसने सोचा था हमारी ट्रेनों में रिवॉल्विंग सीट्स, विस्टा डोम्स होंगे। एयरपोर्ट जैसे एस्केलेटर्स, लाउंजेस, फूड कोर्ट रेलवे स्टेशन पर होंगे। शहर शहर मेट्रो और अब तो बुलेट ट्रेन भी आ रही है। और फिर भी पता है मोदी जी क्या कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है। लाइफ इजी बना दी मोदी जी ने। और अब हम उनकी जीत इजी बनाएंगे। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की गारंटी मोदी की, मोदी जी को वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जीरा से प्यास बुझाएं। डाइजेशन के लिए मस्त। शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, इंग्लिश का जर्नी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। और ब्रेक पर जाने से पहले ही हमने आपको बताया कि कर्नाटक में नेहा हत्याकांड से जुड़े मामले पर लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, साथ ही साथ इसी पर हमारा विशेष है नेहा हत्याकांड से गरमाई राजनीति। इस मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता GS प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस समर्थक और राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार MA हेमंत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राहुल जी, आप ही के पास आना चाहेंगे और जानना भी चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्षद को ही अपनी ही सरकार और अपनी ही सरकार की कानून व्यवस्था पर अगर सवाल उठाने पड़े और भरोसा ना हो तो ये क्या स्थिति बताती है? नहीं, देखिए, उन्होंने अपने बेटी को खोया है और उनका स्वाभाविक तौर पे उनका दुखी होना बिल्कुल स्वाभाविक है। पूरा देश दुखी है इस पूरे प्रकरण को लेके। लेकिन जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि कर्नाटक में महिला सुरक्षा की क्या स्थिति, और बीजेपी की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक तरह से कांग्रेस की सरकार केवल तुष्टीकरण में लगी हुई, तो क्या भारतीय जनता पार्टी हर हमेशा ध्रुवीकरण की राजनीति में लगी हुई होगी? यहाँ पे अगर हम लोग देखें, FIR दर्ज होता है और FIR दर्ज होने के बाद क्या आप लव जिहाद का समर्थन कर रहे थे बैठ के? आप सुन तो लीजिए पहले। आप देखिए, लव जिहाद का समर्थन कर रहे हो क्या? लव जिहाद होता क्या है सो बताइए ना। लव जिहाद होता क्या है? लव जिहाद का समर्थन, लव जिहाद होता क्या है सो बता दीजिए ना। आप अगर कोई अगर हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी कर ले, तब तो आप लोग घर वापसी का नारा पीटते हैं कि भाई घर वापसी हो गई, घर वापसी हो गई। देखिए, ये सांप्रदायिक चीजें हैं, सांप्रदायिक पूरा मामला है ये। जो हिंदू महिला के ऊपर अत्याचार होता है सिर्फ मुसलमान लड़का करता है, आप उसको समर्थन कर रहे हैं। हिंदू लड़का जब मुस्लिम महिला को अत्याचार करके उससे शादी करता है और जो भी इधर हो रहा है कर्नाटक में, हिंदू महिला के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, जो भी ऐसे हुआ है, वो लव जिहाद का केस था, जो फयाज ने उसको जाके मार दिया जान से। एनसीआरबी का देखिए, आप पहले हमें सुन कर लीजिए। एनसीआरबी प्रशांत जी राहुल जी को अपनी बात एक बार पूरी करने दीजिए। प्रशांत जी, आप हमें सुनेंगे, तभी खंडन कर सकेंगे। प्रशांत जी, खंडन कर रहे हैं। राहुल जी, नेहा हत्याकांड में नेहा के पिता का कहना है कि आपने मुख्य आरोपी को पकड़ा, लेकिन उसके साथ 8 आरोपी थे जिन पर अभी तक कर्नाटक सरकार ने कोई हरकत सामने नहीं आई है। साथ ही साथ बेलगावी की इतनी बड़ी घटना है, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। इससे पहले कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो लव जिहाद की तरफ भी इशारा करती हैं, साथ ही साथ इशारा करती हैं बिगड़ती कानून व्यवस्था पर। आखिर आज सवाल उठाना पड़ा खुद ही कांग्रेस के पार्षद को। आप इसकी गंभीरता को समझ रहे हैं? और खुलेआम कॉलेज परिसर में 6 बार किसी 23 साल की लड़की पर चाकू घोंपने का साहस आप समझते हैं? एक लड़के का अगर इतना साहस है तो उसकी व्यवस्था में क्या कहीं उसे कोई डर है? उसे कोई डर नहीं है प्रशासन या व्यवस्था का। ये क्या स्थिति बताती है कर्नाटक में सर?
मैं उसी का तो जवाब दे रहा हूं। हमें हमारे जवाब को पहले सुन तो ले। प्रशांत जी सुन लीजिएगा, फिर आप खंडन कर दीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि जो चीजें हुई उसका समर्थन नहीं किया जा सकता, और यह बिल्कुल कानून व्यवस्था के मामले पर इस पर बहुत कठोरता के साथ बरतने की जरूरत है। अब आप सोचिए कि कर्नाटक सरकार के एक्शन क्या है। फैयाज गिरफ्तार किया गया, बाकी लोगों के लिए टीम का गठन किया गया, पूरे मामले को सीआईडी को दिया गया है। फेसबुक पर जो लोग समर्थन कर रहे थे इस प्रकार के घटनाओं का, वैसे दो लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जब आप हमारी बात नहीं पूरी होने देते हैं, आप मेरी बात ही पूरी नहीं होने देते। प्रशांत जी, राहुल जी को अपनी बात खत्म करनी दीजिए, फिर आप बोलिए, क्योंकि दर्शक सुन नहीं पाएंगे। प्रशांत जी साथ अगर आप लोग बोलेंगे तो एक बार उन्हें खत्म कर लेनी दीजिए। राहुल जी अपनी बात आप खत्म करें, फिर हम प्रशांत। मैं कह रहा हूं कि जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद सरकार के एक्शन को देखने की जरूरत है, और कर्नाटक सरकार पूरा सुपरफुल एक्शन में नजर आ रही है। 8 लोगों को गिरफ्तारी में इतना टाइम क्यों लग रहा है प्रशांत जी, राहुल जी? एक चीज ये बता दीजिए, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ कि एफआईआर दर्ज होने के भीतर 1 घंटे के भीतर फैयाज की गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई। देखिए ऐसा तो नहीं किया जाएगा कि किसी को भी निर्दोष को पकड़ के आप अंदर कर देंगे। कर्नाटक सरकार बिल्कुल फूक फूक के गंभीरता के साथ काम कर रही है, कानून अपना काम अपने ढंग से कर रही है। लेकिन जब गृह मंत्री जी के राज्य दिल्ली में अगर ऐसी घटना घटती है यहाँ पे, जहाँ पे दिल्ली पुलिस है, यहाँ पे क्या खुलेआम भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये लेत-लतीफी है, आपकी तुष्टीकरण की राजनीति है। प्रशांत जी, क्या इतनी देर लगती है कितने बड़े जघन्य अपराध को अंजाम देने के बाद किसी सरकार को? कांग्रेस ऐसा तुष्टीकरण करती आ रही है पिछले 70 सालों से। अब जो जिहादी माइंडसेट के हो गए, इधर जो तालिबान में चलता है ना, ऐसा चल रहा है कांग्रेस का सरकार। इधर जो तालिबान में जो चाहे कर सकते थे महिलाओं के साथ, इधर महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है। कांग्रेस सरकार कुछ नहीं करेगी, तुष्टीकरण करेगी, वोट उसको समर्थन करेगी। राहुल जी जब बात कर रहे थे मैं चुपचाप बैठा था, आप सुन लो। राहुल जी, प्रशांत जी को अपनी बात कहने दीजिए। आपने अपनी बात रखी है, प्रशांत जी को अपनी बात कहने दीजिए। राहुल जी, जो झूठी बात थी, झूठी बात को हमको बताना पड़ रहा है, क्योंकि जो भी नेहा का पिताजी जो है वो कांग्रेस का कॉर्पोरेटर है, वो उसको खुद का मानना है कि तुष्टीकरण का राजनीति से कांग्रेस इसको इन्वेस्टिगेशन बराबर से नहीं करेगी। वो खुद नेहा का पिताजी जो कांग्रेस का कॉर्पोरेटर है उसका मानना है। मतलब इस कानून का दुर्व्यवस्था कैसा है करके कर्नाटक में सबको पता है। दूसरा बात, राहुल जी बीच में बात कीजिएगा, आपका नायक राहुल गांधी के साथ बात राहुल जी जब आप बोलेंगे और अगर प्रशांत जी आपको डिस्टर्ब करेंगे तो आप कहेंगे कि आपको बोलने दिया जाए, तो उतना ही संयम दूसरे के लिए भी रखना होगा। सर आप थोड़ा शांत रहें, प्रशांत जी को अपनी बात कहने दें। जी प्रशांत जी, अभी मडिकेरी में क्या हुआ था, भाजपा के कार्यकर्ता के ऊपर हत्या करने का कोशिश किया था। क्यों? हिंदू मुसलमान का ये लेके 3 दिन पहले क्या हुआ था, रामनवमी के दिन पर जब 3 लोग कार में चल रहे थे, उसका कार रोक के बोलते हैं कि नो रामनवमी ओनली अल्लाह करके। देखो आपका डीडी न्यूज पे भी उसका लगाया था। मतलब इधर जैसा तालिबान और इस्लामाइजेशन जो चल रहा है, रेडिकल इस्लाम जो बोलते हैं ना, वैसे ही चल रहा है। और सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार साथ में मिलके उसको एक तुष्टीकरण का राजनीति कर रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एस.ए. हेमंत भी जुड़े हुए हैं। जो भी मतांधी क्रूर है, हेमंत साहब, कर्नाटक की मौजूदा स्थिति और खासकर कानून व्यवस्था को आप किस तरह से देखते हैं? कई ऐसे मामले हुए जो सामने आए और सबसे ताजा मामला नेहा हत्याकांड है। रीति वर्मा जी नमस्कार। मैं गुड इवनिंग टू माय को पैनलिस्ट। रीति वर्मा जी, इस प्रोग्राम के शुरुआत में आपने एक सही बात, अच्छी बात कही है। क्या कहा आपने? कानून सुव्यवस्था को लेकर कर्नाटक के कांग्रेस सरकार खटखटे में खड़े हो गए हैं। ये सही है और अच्छी भी है। मैं इतना ये कहना चाहता हूं कि 11, मेरे पास एक लिस्ट है, 11 ऐसे घटनाएं हुई है, तो इसे पता चलता है कि ऐसे एक माहौल बन गया है मुसलमानों के युवकों में कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, और the impunity with which I can attack somebody and the felicity with which I can go away, ऐसा एक माहौल बन गया है, इसलिए ऐसा घटना हो रही है। नंबर 1। नंबर 2, देखिए आपने नेहा मर्डर का इंसिडेंट जिक्र किया हुबली में 2-3 दिन पहले। जैसे ही आपका दफ्तर कार्यालय से मुझे फोन आया, मुझे यादगीर से एक
खबर मिला कि एक दलित युवकों को एक मुसलमान युवकों ने मार डाला। आज रात को या कल सुबह वो बहुत बड़ा खबर होने वाला है। नंबर टू, ऐसे घटनाएं इतने सारे हो रहे हैं, इतनी सारे घटना हो रही है, बैक टू बैक हो रहा है। बेंगलुरु शहर में हनुमान 40 का रिकॉर्ड प्ले किया, इसलिए उसको मार दिया। रामनवमी के दिन तीन हिंदू युवकों ने कार में नारा लगा के जा रहे थे, 3 मुसलमान युवकों ने आके उसको रोक दिया और मारपीट किया। हावेरी में ऐसा हुआ। एक ट्राइबल वुमन का बेलगाम में नेकेड परेड हो गया। उडुपी में लास्ट पॉइंट जी, उडुपी में लेडीज को वीडियो बनाना था, बन रहे थे बाथरूम में, और होम मिनिस्टर कहते हैं कि छोटा मोटा घटनाएं हैं। इसलिए ये सारे मेरे पास ऐसे 11-12 आंकड़े हैं, मेरे पास समय नहीं है। इसलिए कर्नाटक में आजकल क्या नारा क्या चल रहा है मालूम है आपको? जी, सिद्धरामैया तेरे जमाने में नारी लुट गई सड़कों में। सिद्धरामैया तेरे जमाने में नारी लुट गई सड़कों में, नंबर 1। नंबर 2, जिस हिंदू का खून न खोले वो खून नहीं, वो पानी है। राहुल जी, हेमंत जी ने भी कई ऐसे प्रकरण गिनाए, हमने आपके सामने कई ऐसे प्रकरण रखे। आखिर राज्य का ये माहौल क्यों है कि अपराधी को कोई डर नहीं है? महिलाओं के खिलाफ तमाम वो जो अपराध है उनको अंजाम देने में, हत्या कर देने में, गला रेत देने में, बलात्कार कर देने में। कर्नाटक में जो भी जिहादी है सिद्धरामैया उसको सपोर्ट करता है। राहुल जी, इस पूरे मामले पे सीआईडी जांच बिठाई जा चुकी है। हालांकि डीके शिव कुमार ने कहा है कि उन्हें सीबीआई की जांच से भी कोई आपत्ति नहीं है। देखते हैं इस जांच में आगे क्या सामने आता है। कर्नाटक की जनता को भी इंतजार है कि अन्य आरोपियों को भी कर्नाटक सरकार जल्द गिरफ्तार करेगी और महिलाओं को एक सुरक्षा कवच जरूर देगी। धन्यवाद आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें। देखते रहिए डीडी न्यूज। वेट। हाँ, ले फोटो, अपनी ही है, अपने ने ही बनाई और अपने ही वोटों से बनी है वंदे भारत। हाँ यार, किसने सोचा था हमारी ट्रेनों में रिवॉल्विंग सीट्स, विस्टा डोम्स होंगे, एयरपोर्ट जैसे एस्केलेटर्स, लाउंजेस, फूड कोर्ट रेलवे स्टेशन पर होंगे, शहर शहर मेट्रो और अब तो बुलेट ट्रेन भी आ रही है। और फिर भी पता है मोदी जी क्या कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है। लाइफ इजी बना दी मोदी जी ने, और अब हम उनकी जीत इजी बनाएंगे। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की गारंटी मोदी की, मोदी जी को वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल जो हर दिल करे कबूल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को शिक्षक भर्ती मामले में बड़ा झटका लगा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में स्कूल शिक्षक भर्ती रद्द कर दी है, जिसके बाद 23,000 से अधिक शिक्षकों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। इस मामले पर बीजेपी ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए इस्तीफे की मांग की है।
ममता सरकार को बड़ा झटका देते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट ने 2016 एसएससी भर्ती के पूरे पैनल को अमान्य घोषित कर दिया है। शिक्षक भर्ती घोटाले पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने अवैध रूप से प्राप्त सभी नौकरियां रद्द कर दी। अदालत ने सख्ती बरतते हुए कहा कि जो लोग लंबे समय से अवैध तरीके से काम कर रहे हैं उन्हें ब्याज समेत वेतन लौटाना होगा। इसके तहत 23,000 से ज्यादा नौकरियां रद्द कर दी गई हैं। वहीं सीबीआई इस मामले में जांच जारी रखेगी, जिसमें सीबीआई किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। कलकत्ता हाई कोर्ट का जज जस्टिस देवांशु मोसाक एंड जस्टिस सब्बर रशीदी का बेंच 2016 का जो ग्रुप सी, ग्रुप डी, 9, 10, 11, 12 स्कूल सर्विस कमीशन का जो परीक्षा हुआ था, नौकरी रिक्रूटमेंट हुआ था, उसका पूरा कैंसिल किया है। जो इलीगल अपॉइंटी है उसका पूरा सैलरी जो है उसको वापस करना पड़ेगा। शिक्षक भर्ती घोटाले में आए कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले के बाद बीजेपी ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने कहा कि अब तक ममता बनर्जी अपने भ्रष्ट नेताओं और मंत्रियों को बचाती नजर आती थी, लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले ने अब उन्हें ही बेनकाब कर दिया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के स्लीपर सेल की असली सरगना ममता बनर्जी को बताते हुए इस्तीफे की मांग की है। कलकत्ता हाई कोर्ट का बहुत बड़ा जजमेंट आया। वेस्ट बंगाल के करप्शन के स्लीपर सेल का सही सरगना, जो असल सरगना है ममता बनर्जी, वो पूरे तौर से बेनकाब हो गई है। ममता बनर्जी को ऐसे बड़े करप्शन में जहां पर हाई कोर्ट के भी फैसले आ गए हैं और हाई कोर्ट जजमेंट ने पूरे तौर से उनको एक्सपोज कर दिया है, ऐसे में ममता बनर्जी को आज इस्तीफा देना चाहिए। गौरतलब है कि साल 2016 में पश्चिम बंगाल सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती निकाली थी। ये भर्ती सरकारी स्कूलों के लिए थी। इसके जरिए माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए शिक्षकों का चयन होना था। इस भर्ती में अनियमितता के आरोप लगे और मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया। इस मामले में घोटाले को लेकर कई याचिकाएं दायर की गईं और कोर्ट ने सभी पर एक साथ सुनवाई की। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने पूरे मामले की जांच की और पश्चिम बंगाल के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद पूर्व शिक्षा मंत्री की करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के कोलकाता स्थित आवास से ईडी को 21 करोड़ रुपए नकद और 1 करोड़ रुपए से अधिक के आभूषण मिले थे। इसके अलावा पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग के कुछ पदाधिकारियों को भी गिरफ्तार किया गया। प्रसन्नजीत बख्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज। और दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज किया है जिसमें उन्होंने रोजाना डॉक्टर से परामर्श की अनुमति मांगी थी। अदालत ने कहा कि यदि केजरीवाल को जेल में विशेष मेडिकल परामर्श की जरूरत होती है तो तिहाड़ जेल अधिकारी एम्स के डॉक्टरों का एक मेडिकल बोर्ड गठित कर सकते हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अपने लिखित आदेश में कहा कि तिहाड़ जेल अथॉरिटी की जिम्मेदारी होगी कि अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर जरूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। कोर्ट ने कहा कि अगर जरूरी होगा तो ये मेडिकल बोर्ड डाइट और एक्सरसाइज प्लान भी देगा। जरूरत होने पर मेडिकल बोर्ड अरविंद केजरीवाल से व्यक्तिगत रूप से जेल में मिलकर उनकी जांच कर सकता है। फिलहाल केजरीवाल को घर से बना खाना मिलता रहेगा, लेकिन ये खाना उनके प्राइवेट डॉक्टर के डाइट चार्ट और 1 अप्रैल को दिए आदेश के मुताबिक होगा। बाद में उनका खाना मेडिकल बोर्ड की तरफ से सुझाए गए डॉक्टर प्लान के अनुसार होना चाहिए। जेल अथॉरिटी सुनिश्चित करेंगी कि केजरीवाल का मिलने वाला खाना डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक हो। अगर अरविंद केजरीवाल इसका पालन नहीं करते तो जेल अथॉरिटी इसे तुरंत कोर्ट के संज्ञान में लाए। एम्स का मेडिकल बोर्ड जल्द से जल्द कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। रिपोर्ट में बोर्ड इस पर भी अपनी राय देगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को अभी इंसुलिन की जरूरत है या नहीं। तिहाड़ जेल अथॉरिटी अरविंद केजरीवाल की रिपोर्ट हर 15 दिन में कोर्ट को भेजेगी। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए डीडी न्यूज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। वेट। हाँ ले फोटो, अपनी ही है, अपने ने ही बनाई और अपने ही वोटों से बनी है वंदे भारत। हाँ यार, किसने सोचा था हमारी ट्रेनों में रिवॉल्विंग सीट्स, विस्टा डोम्स होंगे, एयरपोर्ट्स जैसे एस्केलेटर्स, लाउंजेस, फूड कोर्ट रेलवे स्टेशन पर होंगे, शहर शहर मेट्रो और अब तो बुलेट ट्रेन भी आ रही है। और फिर भी पता है मोदी जी क्या कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है। लाइफ इजी बना दी मोदी जी ने, और अब हम उनकी जीत इजी बनाएंगे। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की गारंटी मोदी की,
मोदी जी को वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू तथा भरतनाट्यम नृत्यांगना डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण प्रदान किया। समाजसेवी बिन्वेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती और गायिका उषा उत्तप को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनके अलावा समाजसेवी डॉक्टर सीताराम जिंदल, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तेजस मधुसूदन पटेल और उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। देश में पद्म पुरस्कार सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार हैं जो 3 श्रेणियों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री में प्रदान किए जाते हैं। इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस पर की जाती है। और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही, लेकिन हम आपको छोड़े जा रहे हैं देश की अन्य बड़ी खबरों के साथ फटाफट अंदाज में। मुझे दीजिए अनुमति, डीडी न्यूज पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार को 2 दिवसीय प्रवास पर देहरादून पहुंचेंगी। इस दौरान वो यहां 2 अलग-अलग स्थानों पर आयोजित दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को उपाधि और पदक प्रदान करेंगी। भारत के 17 वर्षीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट जीतकर इतिहास रच दिया है। वो वर्ल्ड चैंपियनशिप खिताब जीतकर दुनिया के सबसे युवा चैलेंजर बन गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश की टोरंटो में असाधारण सफलता पर बधाई दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, डी गुकेश के सबसे कम उम्र में फिडे कैंडिडेट का खिताब जीतने पर भारत को गर्व है। टोरंटो में हुए कैंडिडेट्स में गुकेश की उल्लेखनीय उपलब्धि उनकी असाधारण प्रतिभा और समर्पण को दर्शाती है। उनका उत्कृष्ट प्रदर्शन और शीर्ष तक का सफर लाखों लोगों को प्रेरित करता है। टीवी पत्रकार सौम्या विश्वनाथन की हत्या के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया। सौम्या के परिजनों ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस केस के दोषियों को मिली जमानत को रद्द करने की मांग की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने फरवरी में इस केस में 4 दोषियों को जमानत दे दी थी। पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर रविवार को भीषण आग लग गई। हालांकि देर रात तक आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया था। अभी भी लैंडफिल साइट के 20% हिस्से में उठते हुए धुएं के साथ आग देखी जा सकती है। और आतंकी साजिशों की संदेह में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर के 9 स्थानों पर छापेमारी की। ये सभी ठिकाने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के शाखाओं से जुड़े हुए हैं। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH। आज हमारी किसान सम्मान निधि सीधे हमारे बैंक खाते में आती है। अब हमारा हक कोई नहीं मार सकता। नहीं तो पहले फसल बिचौलिए कौड़ियों के भाव ले जाते थे, लेकिन अब बीज से बाजार तक साथ खड़े हैं मोदी जी। बड़ा फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, सबसे ज्यादा फसलों पर MSP, हर खेत को पानी।